नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है ईज़ इकोनॉमिक्स में। मैं इसके झा आपका इकोनॉमी का टीचर। आज हम लोग अपने वॉल्यूम 3 में आ चुके हैं और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में सरकार के पास जो है राजस्व के क्या-क्या स्रोत हो सकते हैं। पहले वीडियो में हमने मार्केट बोरिंग को एक्सप्लेन किया, दूसरे में हमने डिस्कस किया मोनेटाइज्ड डेफिसिट और आज की बारी है एक बहुत ही ये जो हमेशा विवादों में रहने वाला मुद्दा है और वो है आरबीआई से भारत सरकार को जो मिलने वाला रिजर्व का जो ट्रांसफर है। ये लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि भारत सरकार को आरबीआई की तरफ से 1.76 लाख करोड़ रुपए 1.76 लाख करोड़ रुपए पैसे ट्रांसफर हुए, जो काफी विवादों में रहा। जितने भी लोग थे, सबका ओपिनियन अलग-अलग था। कुछ लोगों का मानना था कि भारत सरकार जो है आरबीआई को लूट रही है। कुछ लोगों का कहना था कि आरबीआई देखिए ज़रूरत से ज़्यादा रिज़र्व मेंटेन कर रहा है। तो इसके हर एक डायमेंशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा-सा कांसेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा कांसेप्चुअल है, क्योंकि जब तक आप लोग आरबीआई के बैलेंस शीट को अच्छी तरह नहीं समझेंगे, तब तक इसका आपको सही सेंस में मीनिंग समझ में नहीं आएगा। तो ज़रा हम देखें, देखिए इस संदर्भ में भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, बिमल जालान कमेटी। बिमल जालान साहब आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं और उनके जो सुझाव थे, वो अमल में लाया गया है। लेकिन बिमल जालान कमेटी के सुझाव को बहुत लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ों को बहुत ही सरल बनाऊँ। तो सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा बैलेंस शीट, ठीक है? बहुत लेमन टर्म में बैलेंस शीट, ठीक है? बैलेंस शीट जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ये एक स्टेटमेंट है। ये एक स्टेटमेंट है उसके एसेट और उसके लायबिलिटीज़ का, और वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पे। अब इसमें 2 कॉलम होते हैं, एक एसेट और एक लायबिलिटी। अगर हम ट्रू अकाउंटेंसी को फॉलो करें, तो ये डबल इंटरेस्ट सिस्टम पे बनता है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट 2 साइड होते हैं जो हमेशा बराबर होते हैं। तो बैलेंस शीट का जो एसेट साइड होता है, जिसको हम लोग डेबिट साइड कहते हैं, और लायबिलिटी साइड जो होता है, उसे हम क्रेडिट साइड कहते हैं। अब ये बैलेंस शीट के दोनों साइड, यानी एसेट और लायबिलिटी दोनों हमेशा बराबर होंगे, क्योंकि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस यानी डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर मात्रा में क्रिएट किया जाता है। मैं पहले आपके बैलेंस शीट को पहले समझाऊँ, फिर हम लोग बैंक के बैलेंस शीट को समझेंगे। क्यों बैलेंस शीट का दोनों साइड बराबर होता है? तो जैसे मान लो आपने क्या किया कि बैंक से लोन लेकर के एक घर खरीदा। सपोज कि लोन की मात्रा है 50 लाख। अब इस 50 लाख बैंक का जो लोन है जिससे आपने घर खरीदा, ये आपके बैलेंस शीट में दोनों तरफ आएगा। एक तरफ बैंक का जब बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड बनेगा, तो ये जो बैंक लोन है 50 लाख, वो आपके लायबिलिटी साइड में अपीयर होगा, और उस पैसे को लेकर के जब आपने मकान खरीदा 50 लाख रुपीस का, तो वो जो आपका मकान या बिल्डिंग है, वो आपके एसेट साइड में 50 लाख रुपीस अपीयर होगा। तो अगर हम आपके बैलेंस शीट को देखें, तो आपका बैलेंस शीट का दोनों साइड, यानी एसेट साइड और लायबिलिटी साइड, दोनों बराबर है। लायबिलिटी साइड में बैंक लोन है 50 लाख और एसेट साइड में बिल्डिंग है 50 लाख। अगर इसको हम लोग और सरल भाषा में देखें, तो लायबिलिटी साइड जो है, वो बताता है सोर्सेज ऑफ फंड, यानी आपका फंड का स्रोत क्या है, और जो एसेट साइड है, वो आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड है, यानी आपने उस फंड को कहाँ अप्लाई किया। अगर हम देखें आपकी बैलेंस शीट को देखें, तो आपका बैलेंस शीट का एसेट साइड 50 लाख रुपीस बिल्डिंग शो करा है। तो अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर जो आपने बिल्डिंग 50 लाख रुपीस का क्रिएट किया, उसका स्रोत क्या है? तो ये आपको बताएगा लायबिलिटी साइड। जब आप उस तरफ देखेंगे, तो आप देखेंगे कि बैंक लोन, यानी इस बिल्डिंग को आपने क्रिएट किया है किससे? तो बैंक लोन से। उसी तरह से हम एक बैंक की बात करें, कमर्शियल बैंक। अब आप देखेंगे कि बैंक्स के बारे में कहा जाता है कि दे आर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, यानी एक कॉमर्स की भाषा में एक वर्ड है, दूसरे के पैसे से पैसा कमाना, इसका मतलब हुआ। अब देखें, लोग क्या करते हैं, एक व्यक्ति बैंक में जाता है और वो बैंक में 100 रुपीज डिपॉजिट करता है, ठीक है। अब ये बैंक के लिए क्या है? बैंक की लायबिलिटी है, क्योंकि उस पैसे को उसे वापस करना है। तो बैंक इसे अपने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में बैंक डिपॉजिट, सॉरी सिंपली डिपॉजिट के नाम पे रखेगा। डिपॉजिट आ गया 100 रुपीज।
अब बैंक उसी पैसे को किसी दूसरे व्यक्ति को लोन देता है। वो जो बैंक ने लोन दिया, वो बैंक के एसेट साइड में आ जाएगा, लोन्स एंड एडवांसेस के कैटेगरी में। अब बैंक का जो बैलेंस शीट है, अगर आप देखें, तो लायबिलिटी और एसेट साइड, दोनों साइड उसका क्या है, बराबर है। लायबिलिटी साइड में डिपॉजिट है। क्यों डिपॉजिट उसकी लायबिलिटी है? क्योंकि वो पैसा उसे वापस करना है। और वही पैसा जब बैंक किसी को लोन देती है, तो वो बैलेंस बैंक के बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है, लोन्स एंड एडवांसेस। बैंक जो लोन देती है, वो उसका एसेट है। अब ये एसेट क्यों है? नॉर्मली एसेट का मतलब हम लोग समझते हैं समथिंग दैट इज रियल, यानी वास्तविक, यानी ठोस चीज, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये तो आपके एसेट है ही। लेकिन किसी भी चीज को आप एसेट कब कहते हैं? तो किसी भी चीज में अगर आपके लिए इनकम जनरेट करने की क्षमता होती है, तो वो आपका एसेट होता है। अगर आपने किसी को लोन दिया, ये आपका एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि इसमें आपके लिए इनकम जनरेट करने की क्षमता है, ब्याज के रूप में। तो एसेट जो होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, रियल और फाइनेंशियल, यानी वास्तविक और वित्तीय। तो बैंक जो लोन देती है, वो बैंक का एसेट है, वो उसका वित्तीय निवेश है। ठीक है। बैंक के लिए वो एसेट क्यों है? क्योंकि उस पैसे से वो इनकम जनरेट करेगा ब्याज के रूप में। अब वही पैसा जो बैंक ने लोन दिया, अगर वो डूब जाता है, तो फिर वो कहलाता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यानी बैंक का जो एसेट है, अब वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो बैंक के बारे में हम देखें, ठीक है, तो बैंक का जो बैलेंस शीट है, उसके भी दो साइड हैं। एक आपका लायबिलिटी साइड, दूसरा एसेट साइड। और दोनों साइड हमेशा क्या होंगे, बराबर होते हैं। हम लोग अब थोड़ा डिस्कस करें, ठीक है, आपके बैलेंस शीट को। जब हम बात करें आरबीआई के रिजर्व ट्रांसफर की, तो एक वर्ड आया है रिजर्व। ये रिजर्व होता क्या है? तो रिजर्व बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है रियलाइज्ड। रियलाइज मतलब जिसको आपने रियलाइज कर लिया है, वो आपके पास आ चुका है, आपको मिल चुका है। और दूसरा होता है अनरियलाइज्ड, यानी जिसको अभी तक आपने रियलाइज नहीं किया है। चलो मैं आपका बैलेंस शीट पहले समझाऊं। तो आपने जो एक बिल्डिंग खरीदा, वो कितने का, 50 लाख का। और कॉरस्पॉन्डिंग जो है लायबिलिटी साइड में बैंक लोन 50 लाख एपीयर हो रहा है। आपका बैलेंस शीट का दोनों साइड क्या है, बराबर है। कुछ दिन के बाद उस बिल्डिंग का मार्केट प्राइस बढ़ के 60 लाख हो गया। ठीक है। जिस बिल्डिंग को आपने 50 लाख में खरीदा था, उसका मार्केट प्राइस बढ़ के कितना हो गया, 60 लाख रुपया हो गया। यानी आपके एसेट का वैल्यू बढ़ गया, 50 लाख टू 60 लाख, 10 लाख रुपए से आपके एसेट का वैल्यू बढ़ गया। आपको गेन हुआ। लेकिन क्या ये गेन आपने रियलाइज किया? नहीं। अगर आप अपने बैलेंस शीट को अप टू डेट करना चाहते हैं, तो बिल्डिंग के वैल्यू को आप 50 से बढ़ा के कितना करेंगे, 60 लाख। तो एसेट साइड आपका 10 लाख से क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी साइड में आप एक रिजर्व क्रिएट करेंगे, जिसका आप नाम देते हैं रीवैल्यूएशन रिजर्व। उसका क्या नाम हुआ, रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो ये जो रीवैल्यूएशन रिजर्व है, ये आपने क्रिएट किया क्योंकि आपके एसेट का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। अब बिल्डिंग का वैल्यू आपका 50 लाख से बढ़ के 60 लाख हो गया। आपको गेन तो हुआ है, लेकिन ये गेन जो है आपका अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है। ये रियलाइज कब होगा, अगर आप बिल्डिंग को बेचते हो और आप 60 लाख रुपए प्राप्त करते हो। तो बिल्डिंग का वैल्यू आपने 50 लाख से बढ़ा के 60 लाख कर दिया। तो करस्पॉन्डिंग लायबिलिटी साइड में रिवैल्यूएशन रिजर्व आप क्रिएट करेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट के दोनों साइड को आपको क्या करना है, इक्वल करना है। और जो रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है, वो 10 लाख रुपए का आप क्रिएट करेंगे। ध्यान दें, ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है, ये आपका, ठीक है, रियलाइज नहीं है। समझने की कोशिश करें, यानी ये आपके हाथ में नहीं है। ठीक है। तो कुछ दिन के बाद अगर मान लो मार्केट में रियल एस्टेट का दाम नीचे आ गया, और उसी बिल्डिंग का वैल्यू 60 लाख से घट के 55 लाख पे आ गया, 55 लाख। तो फिर आपका क्या होगा, बिल्डिंग के वैल्यू को आप 60 लाख से घटा करके 55 लाख करेंगे। तो करस्पॉन्डिंग जो आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व है, उससे वो एडजस्ट होगा। यानी आपका जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है, वो 10 लाख रुपए से घट के कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपए हो जाएगा। तो एक तो ये जो रिजर्व है, रिवैल्यूएशन रिजर्व। दूसरा रिजर्व है, जिसको हम कहते हैं कॉमर्स की भाषा में रियलाइज रिजर्व। रियलाइज रिजर्व, जब हम आरबीआई को पढ़ेंगे, तो इसे नाम दिया गया है कंटिजेंसी फंड। इसे नाम दिया गया है कंटिजेंसी फंड। रियलाइज रिजर्व जो होता है, जो आप रियलाइज कर चुके हैं, ये आप अपनी कमाई से क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं।
अब आरबीआई का मेन उद्देश्य भले ही प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन आरबीआई बहुत पैसा कमाती है, खास करके इंटरेस्ट से। तो आरबीआई जो अर्न करती है, अपने अर्निंग से जो उसकी कमाई है, उससे जो वो रिजर्व क्रिएट करती है, उसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिजर्व। तो रिजर्व दो तरह के हो गए। रेवेन्यू जो रिजर्व है, वो आप कह सकते हैं कि रियलाइज्ड, यानी आपने रियलाइज कर चुका है। ये रिजर्व आपने क्रिएट किया है अपनी कमाई से, अपनी इनकम से, ठीक है। तो इसका नाम आपका जो है रियलाइज रिजर्व, या अगर हम देखें तो ठीक है रेवेन्यू रिजर्व। आरबीआई की भाषा में इसको हम कहते हैं कंटीजेंसी फंड। तो रिजर्व दो तरह के हो गए, रिवैल्यूएशन रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है, ये आपका है अनरियलाइज, लेकिन जो आपका रेवेन्यू रिजर्व है, ये आपका है रियलाइज, यानी आपने रियलाइज कर लिया है, आपको प्राप्त हो चुका है, आप उस पैसे को रिसीव कर चुके हो। अब हम लोग आरबीआई की बात करें। आरबीआई का जो बैलेंस शीट है, उसका साइज तकरीबन आज के डेट में 40 लाख करोड़ के आसपास है। यानी टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी 40 लाख करोड़ के बराबर है। और बैलेंस शीट का जो साइज है, वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तकरीबन जो ग्रोथ है बैलेंस शीट का, वो है 10%। ठीक है, यानी आरबीआई के एसेट्स और साथ साथ लायबिलिटी जो है, वो दोनों 10% के रेट पे बढ़ रहे हैं। अगर हम आरबीआई के एसेट साइड को देखें, तो आरबीआई के बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या क्या आता है, इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग जाएं थोड़ा पीछे। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि 90-91 में देश में क्राइसिस आ गया था, और दोनों इंटरनल एक्सटर्नल फ्रंट पे। और भारत में जो विदेशी मुद्रा भंडार था, वो घट के $1 बिलियन से कम आ गया। उसके बाद जो है, भारत सरकार ने आर्थिक सुधार के कार्यक्रम शुरू किए, और भारत में खास करके बात करें आरबीआई, तो विदेशी मुद्रा का प्रवाह जो है, अंतर प्रवाह इनफ्लो बढ़ता गया। और मेनली तीन कारण है। एक पहला कारण है एफडीआई। एफडीआई की जो सरकार की पॉलिसी है, वो 91 की। उसके बाद एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो 92 की। और तीसरा एनआरआई से मिलने वाला ट्रांसफर रेमिटेंसेस। आप देखिए दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, तो जरूर भारतीय आपको मिलेंगे। तो भारत के लोग वहां पे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, वहां पे अर्न कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और वो अपने कमाई का एक हिस्सा जो है, वो भारत को ट्रांसफर करते हैं, तो वाया आरबीआई। तो तीन मेन कारण है, जिसका नतीजा भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और वर्तमान समय में जब ये मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो तकरीबन $487 बिलियन है, जो तकरीबन 10 से 12 महीने के इंपोर्ट को कवर करता है। तो डॉलर का जो है इनफ्लो बढ़ा, 91 के एफडीआई, 92 के एफपीआई, और फिर एनआरआई के रेमिटेंसेस। अब देखें, कोई व्यक्ति, अब सपोज की एफडीआई, अब एक अमेरिकन कंपनी जब भारत में आती है, निवेश करती है, वो क्या लेके आई है? तो स्वाभाविक है हार्ड करेंसी डॉलर। वो डॉलर जो है इंडिया में इन्वेस्ट तो होगा नहीं, उस डॉलर को वो आरबीआई में डिपॉजिट करती है, और आरबीआई बदले में उनको क्या देती है? रुपया देती है। और उस रुपये को लेकर के वो इंडिया में क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आरबीआई उस डॉलर का क्या करे? आरबीआई उस डॉलर का क्या करे? डॉलर दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी है। अगर उस डॉलर को, जिसका स्टॉक दिन पर दिन क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो अगर उस डॉलर को आरबीआई अपने लॉकर में बंद करके रख दे, तो शायद ये गलत डिसीजन होगा। कारण करेंसी जो है, उसका वैल्यू खुद ब खुद नहीं बढ़ता है, जब तक आप उसके फॉर्म को चेंज न कर दें। तो आरबीआई पूरा का पूरा विदेशी मुद्रा भंडार जो है, डॉलर के फॉर्म में नहीं रखती है। विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आरबीआई डॉलर के फॉर्म में एक छोटा सा अमाउंट रखती है, और बाकी पैसे को, बाकी डॉलर को, आपको पता ही होगा, डॉलर कैन बी इन्वेस्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। उस डॉलर को आरबीआई क्या करती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश करती है। कहाँ कहाँ निवेश करती है, मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा। तो 91-92 के बाद जब भारत में डॉलर का प्रभाव बढ़ा, तो आरबीआई ने फिर क्या किया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से गोल्ड खरीदना शुरू किया। तो गोल्ड खरीदना शुरू किया, तो दिन पर दिन आरबीआई का जो गोल्ड रिजर्व है, वो बढ़ता जा रहा है। अब गोल्ड की बात करें, आरबीआई गोल्ड क्यों खरीदना शुरू कर दिया? देखो, गोल्ड जो है एक अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी है, और डे टू डे गोल्ड की कीमत हमेशा क्या होता है? फ्लक्चुएट करता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड का वैल्यू हमेशा क्या होता है? बढ़ता है। अब एक साल पहले की बात करें,
1 साल पहले जब गोल्ड का दाम था तकरीबन 34 से 35,000 रुपया, आज तकरीबन उसका दाम जो है 45-46 हज़ार के आसपास है। तो आरबीआई का विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड रिजर्व का जो वैल्यू था, वो था $20 बिलियन। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का दाम बढ़ा, तो गोल्ड की मात्रा जो क्वांटिटी आरबीआई के पास है वो उतनी ही है, लेकिन उसका मूल्य या वैल्यू डॉलर में क्या हो गया, बढ़ गया। और उतने ही गोल्ड का जो आज के डेट में वैल्यू है वो बढ़ के हो गया है $27 बिलियन, यानी $27 बिलियन। तो आरबीआई का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो $7 बिलियन से क्या हुआ, बढ़ा। अब इसको देखिए, एक तो ये पहला हो गया। अब आरबीआई जो है डॉलर को कहाँ निवेश करती है, एक और उदाहरण। आरबीआई देखिए दूसरे देशों के सरकारों के बॉन्ड में निवेश करता है। अब जैसे अमेरिकन सरकार की बात करें, अमेरिकन सरकार बॉन्ड जारी करती है। तो अमेरिकन सरकार के बॉन्ड में कौन निवेश कर सकता है, तो कोई भी। अमेरिकन सरकार के बॉन्ड का सबसे बड़ा खरीदार जो है वो है चाइना। जो लास्ट रिपोर्ट हमारे पास है उसमें चाइना का जो टोटल निवेश था वो था $1.70 ट्रिलियन। सेकेंड नंबर पे था जापान, और उसका आंकड़ा था $1.03 ट्रिलियन। बहुत बड़ा अमाउंट है। भारत का आरबीआई भी निवेश करता है, लेकिन इतना नहीं। तो भारत के आरबीआई ने अमेरिकन सरकार के बॉन्ड में क्या किया, निवेश किया, यानी उसने बॉन्ड खरीदा। इससे फायदा क्या होगा, ठीक है, क्योंकि जब अमेरिकन सरकार उस बॉन्ड पे क्या करेगी, ब्याज देगी, तो ये ब्याज भी आरबीआई डॉलर में रिसीव करेगी। तो स्वाभाविक है आरबीआई की कमाई है, और इस इंटरेस्ट से, जो इंटरेस्ट के रूप में उसकी कमाई है, चाहे देश के भीतर हो या देश के बाहर हो, इससे वो रिजर्व क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिजर्व, या आप कह सकते हैं रियलाइज रिजर्व। ठीक है, तो इस तरह से, तो इन सब चीजों को कहा जाता है फॉरेन करेंसी एसेट। क्या कहते हैं हम लोग, फॉरेन करेंसी एसेट, यानी एसेट्स एक्वायर्ड बाय आरबीआई यूजिंग फॉरेन करेंसी। यानी ये विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जाने वाला या एक्वायर किया जाने वाला जो एसेट है, उसे हम क्या कहते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट। तो आरबीआई का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें डॉलर या अन्य हार्ड करेंसी की जो मात्रा है वो बहुत कम है। इनफैक्ट मैं डॉलर की बात करूं, इसके अलावे 4 और हार्ड करेंसी है जिसको आरबीआई फॉरेन करेंसी एसेट के कैटेगरी लगता है। तो फॉरेन करेंसी एसेट का जो अनुपात है या कंट्रीब्यूशन है टोटल विदेशी मुद्रा भंडार में, तकरीबन जो है वो 90% के आसपास है। अब हम बात कर रहे थे आरबीआई के रिजर्व की। तो आरबीआई के बैलेंस शीट में एसेट साइड और लायबिलिटी साइड तकरीबन आज की डेट में 40 लाख करोड़ के बराबर है। अब मैं, ठीक है, आरबीआई के रियलाइज रिजर्व और अनरियलाइज रिजर्व को चर्चा करूं, तो सबसे पहले उस गोल्ड की बात करें। 1 साल पहले आरबीआई के पास जो गोल्ड का स्टॉक था, उसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, आपको शायद जानकारी हो, गोल्ड की कीमतों का जो निर्धारण है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होता है। गोल्ड एक अंतर्राष्ट्रीय वस्तु है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का दाम पिछले 1 साल में काफी बढ़ा है। और अगर हम भारतीय बाजार में करें तो 33-34 हज़ार से बढ़ के आज 45-46 हज़ार के बीच में है, ठीक है। तो आरबीआई के पास जो गोल्ड का स्टॉक था, ध्यान रहे, मात्रा यानी क्वांटिटी उतना ही है, ठीक है, जो $20 बिलियन के बराबर था। लेकिन उसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसी का वैल्यू $20 बिलियन से बढ़ के $27 बिलियन हो गया। तो आरबीआई अब बैलेंस शीट को क्या करेगी, अप टू डेट करेगी। तो उसने एसेट साइड में गोल्ड रिजर्व के वैल्यू को बढ़ा के 20 से $27 बिलियन किया। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी क्या हो गया, बढ़ गया। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने का हमेशा जरूरी नहीं है मतलब कि डॉलर का इनफ्लो हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने के बहुत से कारण हैं। अगर फॉरेन करेंसी एसेट के वैल्यू में वृद्धि होगी तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर कमी होगी तो विदेशी मुद्रा भंडार क्या होगा, कम होगा। ठीक है, हम उसी गोल्ड पे चर्चा करें। तो आरबीआई ने क्या किया, अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में ये $20 बिलियन से उसका वैल्यू बढ़ा के $27 बिलियन कर दिया। तो बैलेंस शीट का जो एसेट साइड है वो $7 बिलियन से बढ़ गया। अब आरबीआई क्या करेगी कि लायबिलिटी साइड में एक रिजर्व क्रिएट करेगी, उसका नाम देगी रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व, और कितने का क्रिएट होगा, तो $7 बिलियन के बराबर। अब ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है ये रियलाइज नहीं है, ये आरबीआई की कमाई नहीं है, बल्कि आरबीआई के पास जो एसेट हैं उनके वैल्यू में वृद्धि हुई है, तो उसका ये क्रिएशन है। और ये बहुत ही वॉलेटाइल होता है, बहुत ही अस्थिर होता है।
रिवैल्यूएशन रिजर्व, अब देखो इसका यूज़ क्या होगा? कल को ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमत फिर से गिरनी शुरू हो जाए और आरबीआई का जो गोल्ड है, रिजर्व है, गोल्ड जो आरबीआई के पास पड़ा हुआ है, उसका वैल्यू अगर 27 से घट के 24 पे आ गया, तो फिर क्या होगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में गोल्ड का जो वैल्यू है, वो $27 बिलियन से घट के $24 बिलियन पे किया जाएगा। यानी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $3 बिलियन की कमी होगी। तो ये जो एडजस्टमेंट होगा, वो किससे होगा? तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में $7 बिलियन का था, वो घट के कितने पे आ जाएगा? $4 बिलियन पे। जिससे बैलेंस शीट का दोनों साइड क्या होगा? बराबर होगा। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व का मतलब शायद समझ में आ गया होगा। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है, दे आर नॉट रियलाइज्ड, इनको कहते हैं अनरियलाइज्ड। ठीक है? तो अनरियलाइज्ड यानी आपको गेन तो है, लेकिन ये गेन आपने रियलाइज नहीं किया है। तो ये जो है, इसमें इस रिजर्व को हम किस लिए रखते हैं? तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मूवमेंट होता है, उसके कारण जो अनिश्चितता बनी हुई है, उसके लिए इस रिजर्व का हम यूज़ करते हैं। कभी इसे हम बढ़ाते हैं, कभी इसे हम घटाते हैं। लेकिन जो दूसरा रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व, जिसको हम कहते हैं कंटीजेंसी फंड, जिस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो रिजर्व है दूसरा, ये आरबीआई का रियलाइज़ रिजर्व है। यानी आरबीआई अपनी कमाई से क्या करती है? बनाती है। अब ये बिल्कुल उसी तरह से है, जैसे हम और आप अपने दैनिक जीवन में जो अपने पैसे कमाते हैं, तो उस पैसे से जो हमारे पास आ चुका है, जो हमने रियलाइज़ कर लिया है, उससे जो हम अपना रिज़र्व क्रिएट करेंगे, आपातकालीन फंड जिसको आप कह सकते हो, इन केस ऑफ इमरजेंसी उस पैसे को आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसे हम किस नाम जानते हैं? कंटीजेंसी फंड या ठीक है, रियलाइज़ रिज़र्व। तो आई होप कि उसी तरह से आरबीआई अपनी कमाई से जो रिजर्व क्रिएट करती है, जो फंड क्रिएट करती है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिजर्व या आरबीआई के भाषा में कंटीजेंसी फंड। तो दोनों रिजर्व में शायद अंतर आपके समझ में आ गया होगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इसे हम लोग कैपिटल रिजर्व भी कहते हैं। और ठीक है, जो रियलाइज्ड है, ये जो कंटीजेंसी फंड है, उसे हम लोग रेवेन्यू रिजर्व के नाम जानते हैं। तो आरबीआई का बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको दो तरह के रिजर्व मिलेंगे। आई होप कि इन दोनों रिजर्व पे आपका अंतर जो है वो स्पष्ट होगा। अब ये जो है, समस्या क्या थी, कंट्रोवर्सी क्या था, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।